अब आगे असम हवेली। मृत्युंजय का कमरा। महक चुपचाप ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसके बाल गीले थे और उसके गले पर लाल निशान थे, जो कि साफ बता रहे थे कि मृत्युंजय ने अपना रिवॉर्ड लिया था महक के खातिरदारी करने के लिए। मृत्युंजय हेयर ड्रायर उठाकर महक के बाल सुखाते हुए बोला, तुम इतनी चुप क्यों हो? महक अपनी नज़रें उठाकर मृत्युंजय को मिरर में देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सीरियस दिखने वाला इंसान इतना बदमाश और बागड़ बिल्ला हो सकता है। मृत्युंजय के हाथ महक के बाल सुखाते सुखाते रुक जाते हैं और वो मिरर में महक को घूरने लगता है, जिसने उसे मुंह पर बागड़ बिल्ला कहा था। मृत्युंजय महक के बालों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोला, जंगली बिल्ली, अगर दोबारा तुमने मुझे कभी बागड़ बिल्ला कहा तो तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपने देखो पहले क्या किया है, उसके बाद में मेरे मुंह से अपने लिए तारीफ की गुंजाइश कीजिएगा। मृत्युंजय की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरा तरीका है तुम पर हक जताने का। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाती है। फिर वहाँ पर सावित्री नीलिमा के साथ आ जाती है। नीलिमा एक नज़र महक को देखने के बाद अपनी नज़रें फेर लेती है। मृत्युंजय सावित्री की तरफ देखते हुए बोला, दादी कुछ काम था आपको? सावित्री मृत्युंजय के सामने आकर बोली, अब तुम यहाँ से जाओ, बहू रानी को तैयार हम कर लेंगे। मृत्युंजय सावित्री की बात पर बोला, मैं अपनी बीवी को तैयार कर सकता हूँ। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं दादी जी से कहते हुए महक चुप हो जाती है, क्योंकि मृत्युंजय उसे बहुत बुरे तरीके से घूर रहा था। सावित्री मृत्युंजय के कान को पकड़कर बोली, जय, इस तरीके से बहू को डराना बंद करो और चलो निकलो यहाँ से, हम उसे तैयार करके लाते हैं, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। मृत्युंजय अपना कान छुड़ा महक को घूरते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। सावित्री महक के पास आते हुए बोली, बहू चलो तुम्हारे लिए हम कपड़े लेकर आए हैं। महक सावित्री की बात पर अपना सिर हिलाती है और नीलिमा के साथ मिलकर उसे तैयार करने लगती हैं। नीचे सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। शोभित ने पीले रंग उसका कुर्ता पजामा पहना था और बाकी सब अपनी अपनी पसंद से रेडी थे। शीतल ने सिल्क की साउथ इंडियन साड़ी रिपेयर किया था, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। मृत्युंजय शोभित के पास आते हुए बोला, मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड की इंतजाम हो चुके हैं ना? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? शोभित मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन लगता है आप नॉर्मल नहीं हो। मृत्युंजय अपनी बोहे चढ़ाते हुए बोला, मतलब? शोभित हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप काफ़ी चिढ़े हुए लग रहे हो, क्या भाभी ने आपको परेशान किया? मृत्युंजय तिरछी नज़रों से शोभित को घूरते हुए बोला, लगता है कि अब तुम्हारा भी हाथ पीले करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तुम दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हो। शोभित अकड़ कर बोला, सीरियसली मेरी शादी सपने में? जब तक मैं 30 का नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, सही है, इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो मेरी तरह। शोभित सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी आबाद हो चुकी है। मृत्युंजय कन्फ्यूजन में शोभित की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? शोभित मृत्युंजय को मोड़कर आगे देखने के लिए कहता है, तो मृत्युंजय आगे देखता है। मृत्युंजय की नज़रें महक पर थम जाती हैं। महक ने गोल्डन एंड रेड बनारसी साड़ी रिपेयर की थी, उसे कुंदन की ज्वेलरी पहनाई गई थी और बालों का बंद बनाए उसकी मांग में लाल सिंदूर लगाया गया था। गले में रॉयल मंगलसूत्र, हाथों में भरी चूड़ियाँ, बालों में गजरा और उसके पायजेब की आवाज़ शोर कर रही थी। शोभित मृत्युंजय के कान में धीरे से बोला, खूबसूरत है ना? मृत्युंजय एकटक महक को देखते हुए खोए हुए स्वर में बोला, अप्सरा से भी ज़्यादा। रविंद्रनाथ, जो कि शोभित की बातों को देख रहा था, वो मृत्युंजय के दूसरे कान में आकर धीरे से बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो?
मृत्युंजय का ध्यान टूटता है और वो रविंद्रनाथ को घूरते हुए कहता है, आप मेरे मजे ले रहे हो। शोभित मृत्युंजय की बात पर हंसते हुए बोला, भाई आपने अभी भाभी की तारीफ की। मृत्युंजय खींचते हुए बोला, अगर कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ करने में कोई दिक्कत है क्या? तुम भी अच्छे लग रहे हो। रविंद्रनाथ मृत्युंजय के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, बेटा जी आपको इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी आपकी दादी से, तब मैं भी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन अब देखिए वो मेरे बच्चों की माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मृत्युंजय कूदते हुए बोला, तो क्या उठाकर ले जाऊँ मेरी बीवी को बेडरूम में? अब आप लोग मुझे छेड़ना बंद करो। वैदिक महक को देखते हुए बोला, कितनी सुंदर लग रही है भाभी। मृत्युंजय वैदिक के सिर पर हल्का सा मारकर बोला, मेरी बीवी को ताड़ना बंद करो। वैदिक मृत्युंजय की तरफ घूर कर देखता है तो मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर अपनी इन छोटी छोटी आंखों से मुझे घूरा ना तो दोनों आंखें निकाल लूँगा। वैदिक उसे मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। महक आकर मेन हॉल में खड़ी हो जाती है तो मृत्युंजय सावित्री की तरफ देखते हुए कहता है, अब क्या हम लोग कुल देवी के मंदिर चल सकते हैं या पूरा दिन लेना है सजने संवरने के लिए? वो महक को डोंट करता है। महक मृत्युंजय के डोंट को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो अच्छे से इग्नोर कर देती हैं और रविंद्रनाथ के पास आकर कहती हैं, दादाजी जब हम मंदिर पहुँचे तब आप मुझे बता सकते हो कि वहाँ पर कौन कौन हो सकता है। शिशुपाल महक की तरफ देखते हुए जहरीली मुस्कान में बोला, उसकी फिक्र आप मत करो बेटा, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। दामिनी शिशुपाल का साथ देते हुए महक से बोली, और वहीं पर पता चलेगा कि तुम सारंग परिवार की बहू बनने के लायक हो या फिर नहीं। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चलो फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आते वक्त काफ़ी वक्त हो जाएगा। सावित्री मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, जे वहाँ पर तुम्हारे छोटे दादा भी होंगे। मृत्युंजय सावित्री से बोला, मुझे पता है दादी माँ, और मुझे पता है कि उन्हें कैसे जवाब देना है। जो चीज़ मैं नहीं करता उन चीज़ों का इल्ज़ाम भी लेना है मैं पसंद नहीं करता। अब हमें चलना चाहिए। मृत्युंजय की बात पर सभी सिर हिलाते हैं और वहाँ से कुल देवी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मुंबई, सारंग विला। राजेंद्र निर्जला मेन हॉल में बैठे हुए थे। पीताम्बर आते हुए राजेंद्र से बोला, क्या हो गया भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? राजेंद्र गुस्से से बोला, मुझे समझ नहीं आता कि ये मृत्युंजय चाहता क्या है। मुझे लगा था कि वो महक के साथ कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करना चाहता है, इसीलिए मनाली लेकर गया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो असम खानदानी हवेली गया है। निर्जला बेचैनी से बोली, मुझे बहू के लिए बहुत डर लग रहा है। वो कैसे उन लोगों से निपटेगी? बहुत बुरे हैं वो सभी। रचना किचन से आते हुए बोली, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर वो मृत्युंजय के गुस्से को प्यार में बदल सकती है तो ऑफकोर्स उन लोगों से निपट सकती हैं। पीताम्बर रचना की बात पर बोला, रचना तुम्हें पता है ना भैरवी कैसा इंसान है? रचना एटीट्यूड से बोली, गलती तो उसकी ही थी ना, जो जिस लड़की को हमने चुना था उसकी जगह खुद मंडप में बैठ गई, तो अब भुगते। निर्जला रचना की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम कभी महक को इस घर की बहू नहीं मान सकती? रचना अकड़कर बोली, रिश्ते स्टेटस को मैच करने वाले लोगों से बनाए जाते हैं, ना कि लो स्टैंडर्ड के लोगों से। पीताम्बर नाराजगी से बोला, तुम कभी नहीं बदल सकती और जो बदलाव तुम्हें कमज़ोर कर दे वो बदलाव अच्छा नहीं होता। पीताम्बर, तुम्हें मुझसे बेहतर तरीके से पता है, रचना ने पीताम्बर को जवाब दिया। पीताम्बर रचना को इग्नोर कर राजेंद्र से बोला, भाई मुझे लगता है कि हमें एक बार शिवराज को कॉल करके वहाँ के बारे में पता लगाना चाहिए। राजेंद्र पीताम्बर की बात पर बोला, पीताम्बर ये मुंबई है और वो असम, वहाँ पर हर इंसान अपने चेहरे पर नकाब लगाकर बैठा है। कौन अपने के भेष में पीठ पीछे वार करे पता नहीं है।
रचना कमरे की तरफ जाते हुए बोली, शोभित उनके साथ है, आप लोग देख लो बाकी। पीताम्बर खुन्नस में बोला, मुझे समझ नहीं आता मैं इस औरत का क्या करूं, कब क्या सोचती रहती हैं पता ही नहीं चलता। निर्जला पीताम्बर की बात पर बोली, रचना भले ही बुरी बनती है लेकिन वो है नहीं, शोभित को कॉल करके पता लगाओ क्या हो रहा है वहाँ पर। पीताम्बर निर्जला की बात पर अपना सिर हिलाता है और शोभित को कॉल करने लगता है। कुल देवी की मंदिर, असम। मृत्युंजय महक के हाथ को धीरे से पकड़ उसे गाड़ी से बाहर लाता है। शोभित मृत्युंजय और महक के पीछे खड़ा हो जाता है। सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली, चलो मंदिर के अंदर। महक अपना सिर हिलाती है। मृत्युंजय के साथ ऊपर की तरफ आ जाती हैं। करीब 100 सीढ़ियों को चढ़कर उन लोगों को मंदिर तक पहुंचना था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो लोग ऊपर आते हैं। वो मंदिर बहुत खूबसूरती था। वहाँ पर बनी नक्काशियाँ किसी के भी दिल को छूने के लिए काफ़ी थी। प्योर सफ़ेद कलर में वो मंदिर चमक रहा था। वहाँ पर खड़ा पुरोहित रविंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर बोला, आइए सारंग साहब, पूजा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब इस हवन की देरी है। रविंद्रनाथ पुरोहित जी की बात पर बोले, इस बार की पूजा में हम नहीं, हमारा बड़ा पोता मृत्युंजय और उनकी नववधू बैठेगी। पुरोहित अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, चलिए पूजा शुरू करते हैं, मुहूर्त शुरू हो चुका है। रविंद्रनाथ मृत्युंजय की तरफ देखते हैं तो मृत्युंजय अपना सिर हिला महक के हाथ को पकड़कर अंदर की तरफ चला जाता है। बाकी सब भी गंगा जल छिड़क कर अंदर चले जाते हैं। मृत्युंजय और महक पूजा में बैठते हैं। महक ने मृत्युंजय के हाथ को पकड़ा था क्योंकि उसके हाथों में पट्टी बंधी हुई थी। धीरे धीरे शांति पाठ का पूरा होता है। पुरोहित मृत्युंजय और महक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। फिर महक के सिर पर हाथ फेरकर सदा सुहागन रहो। महक पुरोहित जी के पैर छूती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सावित्री महक की तरफ देखते हुए बोली, बहू, यहाँ पर जब भी हम पूजा के लिए आते हैं गरीबों को अपने हाथों से कपड़े और अनाज भेंट करते हैं। इस बार वो काम तुम्हें और मृत्युंजय को करना है। महक बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय उसके देखने का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगा मैं कैसा हूँ। महक मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोली, नीली आंखों वाले बिल्लू हो आप। मृत्युंजय के हाथ को मजबूती से पकड़कर अपने दांत पीसकर बोला, महक ज़्यादा मत बोलो, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। रविंद्रनाथ मृत्युंजय से बोले, बिल्लू चलो बेटा। मृत्युंजय चिढ़ जाता है और वहीं महक की हंसी छूट जाती है, जिस पर मृत्युंजय उसे बहुत बुरे तरीके से घूरने लगता है। महक अपने मुंह पर हाथ रखे धीरे धीरे हंसने लगती है। मृत्युंजय अपने इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए रविंद्रनाथ से बोला, दादू, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे इस गंदे भद्दे से निक नेम से मत बुलाया कीजिए। रविंद्रनाथ उसे भड़कता हुआ देखकर हल्का मुस्कुराकर बोले, वैसे तुम्हें तो बचपन में नाम काफ़ी पसंद था ना, अब क्या हो गया? मृत्युंजय खुन्नस में बोला, मुझे कभी भी ये नाम नहीं पसंद था, आप ज़बरदस्ती मुझे ये नाम दे रहे हो। सावित्री रविंद्रनाथ को डांटते हुए बोली, बच्चा बड़ा हो गया है, अब क्यों परेशान कर रहे हो उसे, चलिए अब। रविंद्रनाथ मुंह बनाते हुए बोले, पोता और दादी दोनों एक जैसे कड़वे। शोभित रविंद्रनाथ के कंधे पर हाथ रख उसे सामने की तरफ देखने के लिए कहता है, तो सामने से आ रहे लोगों को देख रविंद्रनाथ का चेहरा सर्द हो जाता है। सामने करीब रविंद्रनाथ की उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और उसके बगल में एक 55 और एक 50 साल का आदमी, जिनके बगल में 40 और 45 साल की औरतें जेवरों से लदी खड़ी हुई थी। वो आदमी रविंद्रनाथ की तरफ आते हुए बोला, काफ़ी वक्त बाद आपसे मुलाकात हुई बड़े भैया। रविंद्रनाथ अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोले, भैरवी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे। भैरवी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए रविंद्रनाथ से बोला, सुना है कि आपके बड़े पोते ने शादी कर ली,
बस उन लोगों को ही उनकी शादी का आशीर्वाद देने आया था। सावित्री भैरवी की बात पर बोली, देवर जी, अब आप आ ही गए हैं तो मृत्युंजय और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दीजिए। भैरवी सावित्री की बात पर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, जी क्यों नहीं भाभी। इतना कहकर भैरवी अपने रोब के साथ चलते हुए मृत्युंजय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय रविंद्रनाथ की तरफ देखता है तो रविंद्रनाथ पलके झपकाए कर उसे शांत करने के लिए कहता है। मृत्युंजय अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर चुपचाप भैरवी के पांव छू लेता है। मृत्युंजय भी महक भी भैरवी के आशीर्वाद से ले लेती है। भैरवी महक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, भगवान तुम्हें सुख और समृद्धि प्राप्त करवाए। मृत्युंजय सारंग की पत्नी के रूप में महक खड़ी हो जाती है। मृत्युंजय बहुत बुरी तरीके से भैरवी को घूर रहा था। महक भैरवी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे अभी पता चला कि आप मेरे छोटे दादाजी हैं। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। करीब 28 साल का एक लड़का आते हुए बोला, सोचा नहीं था कि गाय के रूप में एक तीखी मिर्च से मिलने को मिलेगा। शोभित मृत्युंजय उस लड़के की तरफ देखते हैं। महक उस लड़के को नहीं जानती थी, इसीलिए वो चुप ही रहती है। वहीं उस लड़के के बगल में खड़ी लड़की बहुत बुरे तरीके से महक को घूर रही थी। उसकी आंखों में महक के लिए जलन और नफरत साफ नजर आ रही थी, जिसे महक देख तो पा रही थी लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मृत्युंजय का मूड बुरे तरीके से उखड़ चुका था। सावित्री उसे देखते हुए बोली, जे जाकर तुम बाकी का काम पूरा करो। मृत्युंजय सावित्री की बात पर अपना सिर हिला महक को खींचते हुए ले जाता है। शोभित उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, आलोक भैया, सोचा नहीं था कि आप इस लड़की से शादी करोगे। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन। आलोक, जो कि भैरवी का बड़ा पोता था, शोभित की बात पर उसे घूरते हुए बोला, माया में क्या खराबी है। शोभित माया की तरफ देख हल्का मुस्कुराकर बोला, माया जी, आपने काफ़ी अच्छा मायाजाल फंसाया है, लेकिन आप इस मायाजाल में मृत्युंजय भाई को नहीं फंसा पाए, इसीलिए आलोक भैया से काम चलाना पड़ रहा है। माया के बगल में खड़ी लड़की शोभित की तरफ देखते हुए बोली, कहीं तुम मेरे जाल में न फंस जाओ। शोभित उस लड़की की बात पर बोला, रागिनी, मैंने कभी अभी तक जहरीली नागिन पालना शुरू नहीं किया। जब शुरू कर दूंगा तो सबसे पहले तुम्हें ही अपने पिंजरे में कैद करूंगा। भैरवी शोभित से बोला, शायद तमित तुम भूल चुके हो लड़के। शोभित तीखी मुस्कान के साथ बोला, नहीं बड़े दादा, मेरी परवरिश मेरे भाई ने की है और मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ कि किससे कितनी इज्जत हजम होती है। आलोक बुरे तरीके से शोभित को घूरने लगता है। रविंद्रनाथ शोभित से बोले, शोभित, जाकर उस तरफ देखो, मृत्युंजय सब कुछ ठीक से संभाल रहा है ना, उसकी मदद करो। शोभित रविंद्रनाथ की बात पर अपना सिर हिला रागिनी की कान में धीरे से बोला, गर्ल्स लाइक यू आर नॉट माई टेस्ट। रागिनी बहुत बुरे तरीके से शोभित को घूरने लगती है। शोभित उसे इग्नोर कर मृत्युंजय की साइड चला जाता है। महक सबको प्रसाद भी बांट रही थी। वो जब एक आदमी को प्रसाद देती है तब वो बहुत बुरे तरीके से उसके हाथ को छूता है। महक जल्दी से अपना हाथ खींच लेती है और उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है। वो आदमी तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, क्या हो गया, क्या मुझे प्रसाद नहीं देना। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि बाकी लोगों को अनाज बांट रहा था, इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान न देते हुए उस आदमी को फिर से प्रसाद दे देती है। इस बार वो आदमी महक की कलाई को मजबूती से पकड़कर कहता है, मृत्युंजय से सारे रिश्ते तोड़ लो और चाहो तो मेरी बाहों में आ सकती हो। कुल महक उस आदमी के अचानक हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा जाती है और हाथ झटकते हुए गुस्से से कहती है, ओ हेलो, अपनी अतरंगी चालों कि यहाँ पर नहीं किसी के पास और के पास जाकर ट्राई करना, वरना अभी हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। महक की तेज आवाज़ सुनकर शोभित उसके पास आकर बोला, क्या हो गया।
महक शोभित के सवाल पर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनका कहना है कि मैं मृत्युंजय को छोड़कर चाहूँ तो इनकी बाहों में जा सकती हूँ। शोभित उस आदमी को घूरते हुए बोला, आखिर तुमने बता ही दिया ना, छोटे दादा की परवरिश हो तुम। महक शोभित की बात पर थोड़ी हैरान होते हुए बोली, क्या ये कोई फैमिली मेंबर है? मुझे पता नहीं था। शोभित महक से बोला, तुम जाकर भाई के साथ अनाज देने में मदद करो, इससे मैं निपट लूँगा। महक शोभित से बोली, हमें 2 दिन हो गए आए, हम कब वापस जा रहे हैं? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। दामिनी आते हुए बोली, क्या बात है बहू रानी, अपने परिवार वालों से मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? महक दामिनी से बोली, आप गलत समझ रही हैं बुआ जी, मुझे यहाँ अच्छा इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल काला है। दामिनी अपने दांत पीसते हुए बोली, जरा जुबान को लगाम दो। महक दामिनी की बात पर चुप हो जाती हैं। शोभित दामिनी से कहता है, और आपको किसने हक दिया महक से इस तरीके से बात करने का? दामिनी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, पति से ज़्यादा देवर साथ हैं। शोभित दामिनी को घूरते हुए बोला, सही का साथ देने के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप जैसे लोग रिश्ते कहाँ समझते हैं। दामिनी शोभित को घूरते हुए बोली, अच्छा, अब बच्चे हम लोगों को रिश्ते संभालना सिखाएंगे। महक उन दोनों को बहस होता हुआ देखकर दामिनी से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बुआ जी, शोभित की तरह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। शोभित महक से बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, तुम हो जो दूसरों की बातें सुनती हो, मैं नहीं। महक शांत लहजे में बोली, अगर बातें हमारे बड़े हमें सुना रहे हैं तो ज़रूर कुछ सोचकर सुना रहे होंगे, उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं होता। शोभित महक की बात पर बोला, तुम गलत हो, हम जिसका जितना ज़्यादा सुनते हैं वो हमें उतना ही ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं। महक हल्की मुस्कान के साथ एक नज़र दामिनी को देखने के बाद शोभित से बोली, पापा ने हमेशा मुझे और सिद्धू को सिखाया है, औरत कभी कमज़ोर नहीं होती, खुशी, नफरत, दुख, इज्जत जितना उसे मिलता है ना, उसे दोगुना वापस करती है। रविंद्रनाथ आते हुए बोले, तो तुम क्या वापस करने वाली हो बेटा? महक रविंद्रनाथ की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, अभी मैं प्यार करना सीख रही हूँ, लोगों की परवाह करना सीख रही हूँ, फैमिली चलाना सीख रही हूँ। जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे ना, तो मैं अपने दिल को खोलकर उन सबको अपना प्यार वापस करूँगी। मृत्युंजय महक के पास आ उसके आगे कुछ पेपर्स करते बोला, इन पेपर पर साइन करो। महक कन्फ्यूज होकर बोली, ये कौन से पेपर हैं? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा कि इन पेपर पर साइन करो। मृत्युंजय के टोन को देखते हुए महक बिना सवाल करे पेपर पर साइन कर मृत्युंजय को वापस कर देती है। रविंद्रनाथ मृत्युंजय की तरफ देख कर रहा था। मृत्युंजय रविंद्रनाथ के हाथ में पेपर देते हुए बोला, दादाजी, मैंने अपनी पत्नी को उसके सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, और जो ज़मीन मेरे और महक के नाम पर था, मैंने उसे आपके नाम पर ट्रांसफ़र करवा दिया है। रविंद्रनाथ मृत्युंजय से बोले, क्या तुम सारे रिश्ते तोड़ रहे हो असम से? मृत्युंजय हल्का मुस्कुराकर बोला, रिश्ते तोड़ने से भी नहीं टूटते, और यहाँ से तो खून का रिश्ता है, आता रहूँगा मिलने। शोभित मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपने राजीव भाई को कॉल किया था? मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, यहाँ से हम सीधा मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सावित्री आते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो जे? तुमने कहा था कि 2 दिन रुकने वाले हो, अचानक जाना। मृत्युंजय बीच में बोला, दादी माँ, वहाँ मेरा ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं यहाँ नहीं, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर आएंगी। दामिनी कटाक्ष भरी आवाज़ में बोली, अपने अतीत से भाग रहे हो मृत्युंजय। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, बीते हुए कल से कोई नहीं भाग सकता, वो एक न एक दिन हमें पकड़ ही लेता है। दामिनी मृत्युंजय की बात पर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलना चाहूँगी। शोभित दामिनी की बात पर बोला, वहाँ पर मॉम है, आपका कोई भी काम
चाल काम नहीं करेगा, इसीलिए आप यहीं पर रही है। दामिनी शोभित की बात पर अपने दांत पीस लेती हैं। सावित्री अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय को गले लगाकर बोली, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? मृत्युंजय सावित्री की पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं यहाँ वैसे भी नहीं आने वाला था। जो काम बरसों से अधूरा था उसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सावित्री मृत्युंजय से अलग होकर उसके माथे पर चूमकर बोली, सदा खुशी रहो और बहुत जल्दी मुझे एक पोता भी चाहिए। मृत्युंजय सावित्री की बात पर बोला, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगा। आप अपनी बहू से कहिए थोड़ा कोऑपरेट किया करे। मृत्युंजय की इस बेशर्मी भरी बात पर महक के गाल लाल हो जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगती हैं। मृत्युंजय रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी यहाँ का सारा काम पूरा हो चुका है। मैंने उन लोगों से बात की तो वो लोग मंदिर की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में देना चाहते हैं और मुझे भी इसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। दुश्मनी से अच्छा यही है कि ये गवर्नमेंट को चला जाए, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। रविंद्रनाथ मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वैसे तुम्हारी फ़्लाइट कितने वक्त की है? मृत्युंजय टाइम देखते हुए बोला, 3 बजे। 1 बज चुके हैं, हमें निकलना चाहिए। सावित्री मृत्युंजय की बात पर बोली, अब साथ में चलते हैं सभी। मृत्युंजय अपना सिर हिलाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जो कि आलोक का छोटा भाई अनिरुद्ध था, जिसने महक के हाथ को पकड़ा था। मृत्युंजय अनिरुद्ध के पास आकर बोला, इसका तोहफा तुम्हें बहुत जल्दी मिलेगा। अनिरुद्ध मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर बोला, जब तुम्हारी असलियत तुम्हारी बीवी को पता चलेगी ना, तो तुम्हारे मुंह पर थूक कर भागेगी। मृत्युंजय तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहीं दोबारा मुंह चलाने के लिए तुम्हारी जुबान सही सलामत बचे ना बचे। आलोक आते हुए बोला, तुम मेरे भाई को धमकी दे रहे हो मृत्युंजय? मृत्युंजय पलटकर आलोक से बोला, नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अनिरुद्ध सारंग परिवार के नाम पर धब्बा है, जो अपने ही भाई की बीवी पर डोरे डालता है। कहीं तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ना हो। माया जो कि आलोक के पीछे आ रही थी, मृत्युंजय की बात पर थोड़ी घबरा जाती है। अनिरुद्ध घूरकर मृत्युंजय की तरफ देखता है। मृत्युंजय उन लोगों को इग्नोर करते हुए महक के हाथ को पकड़कर बोला, चले। महक अपना सिर हिलाती है तो मृत्युंजय उसे वहां से ले जाने लगता है कि शीतल कहती है, मृत्युंजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय रुक जाता है और बिना शीतल की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। शीतल एक नज़र महक को देखने के बाद बोली, हाँ बोलो। मृत्युंजय इस बार शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने महक के हाथ में तेल क्यों गिराया? महक हैरानी से शीतल की तरफ देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, जो लड़की उसे इतनी प्यार से और अच्छे से बात कर रही थी, उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? शीतल बिना किसी झिझक के मृत्युंजय से बोली, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो मृत्युंजय? मृत्युंजय सर्द आवाज में बोला, मैंने आज तक अपनी बीवी के प्यार को नहीं समझा, तो मैं भला तुम्हारे प्यार को कैसे समझूं और क्यों समझूं? शीतल अपनी मुट्ठी खसते हुए बोली, बचपन में जब हम यहाँ। मृत्युंजय शीतल की बात को बीच में काटकर बोला, वो बचपन था, ये जवानी है। मुझे जो करना है मैं खुलकर करूँगा। मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शीतल अपनी आंखों में नमी लिए बोली, क्या कमी है मुझ में? मृत्युंजय बिना किसी झिझक के बोला, और ऐसी क्या खासियत है तुम में? शीतल नफरत में महक को घूरते हुए बोली, और ऐसी क्या खासियत है इस मिडिल क्लास लड़की में जो तुमने सारी लड़कियों को छोड़कर इससे शादी की? मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए बोला, महक की जो इंसल्ट करनी है वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उसे मिडिल क्लास कहे। वो कोई गरीब नहीं है। इंडिया के द बिजनेस टाइकून मृत्युंजय सारंग की वाइफ है वो। तुम्हारी क्या औकात है जो मैं तुमसे शादी करूँगा? शीतल की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वहीं महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री शीतल को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई?
तुमने ये सब किया था बहू के साथ? शीतल रोते हुए बोली। तो क्या करती बड़ी दादी, बचपन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ मृत्युंजय से प्यार किया है और उसने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली। रविंद्रनाथ शीतल की बात पर बोले। किसी इंसान का चरित्र है और उसके हाई क्लास और लो क्लास होने से नहीं होता शीतल, उसका स्वभाव मायने रखता है। तुम भले ही बड़े घर की बेटी हो, लेकिन तुमने गलत तरीका अपनाया। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़कर बोला। तुम्हें रोने के लिए किसने कहा? हाँ। महक अपनी आंखों में नमी लिए बोली। मैं आपके लायक नहीं हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला। हाँ तो मेरी क्वालिफिकेशन को क्रैक नहीं कर सकती? एक बेवकूफ़ लड़की हो जो बहुत सेंसिटिव है, बात बात पर रोती है लेकिन समझदार हो, और मुझे ज़्यादा चालाक लोग नहीं पसंद, इसीलिए चला लेंगे धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी। महक मृत्युंजय के हाथ को झटकाते हुए बोली। आप हमेशा मुझे इंसल्ट क्यों करवाते हो? मृत्युंजय महक के जबड़े को दबाते हुए बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ को झटकने की? महक अवस्थी, तुम्हारे हाथों को सही सलामत नहीं है, वरना तुम्हें बताता। महक के गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि मृत्युंजय काफ़ी कसकर उसके गालों को दबाया था। मृत्युंजय महक को छोड़ शीतल की तरफ देखते हुए बोला। मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता, ब्याह सहित वापस करता हूँ। सावित्री मृत्युंजय से बोली। जय। मृत्युंजय सावित्री की बात को बीच में काटकर बोला। जरा भी सॉफ्ट नहीं रहूँगा मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया मेरा। इतना कहकर मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए मंदिर से बाहर की तरफ ले जाता है। सावित्री, रविंद्रनाथ, शिवराज, नीलिमा और वैदिक भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अनिरुद्ध शीतल की तरफ देखते हुए बोला। क्या बात है, तुम तो घर की रही ना घाट की, चाहो तो हमारे घर रह सकती हो। शीतल गुस्से में अनिरुद्ध को देखते हुए बोली। तुम लोगों के घर में रहने से अच्छा है कि मैं सड़क पर भीख मांग लूं। इतना कहकर शीतल उन लोगों के पीछे चली जाती है। आलोक अनिरुद्ध से बोला। मृत्युंजय ने तुम्हें दिन दहाड़े धमकी दिया है, कैसे करोगे तुम? अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बोला। हम भी आ रहे हैं मुंबई, देखते हैं कब तक उसकी वो खूबसूरत सी बीवी मेरी बाहों में आने से बच सकती है। माया अनिरुद्ध को देखते हुए बोली। लेकिन इस तरीके से? अनिरुद्ध माया को देखते हुए बोला। मैंने कुछ गलत क्या कहा? माया अनिरुद्ध की उन इनोसेंट नज़रों को देखकर चुप हो जाती है, तो अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बाकी घर वालों की तरफ चला जाता है। रागिनी माया के कान में धीरे से बोली। क्या आप दोनों का नाजायज़ संबंध है? माया रागिनी को घूरते हुए बोली। तुम मेरी छोटी बहन हो, इसीलिए अपना मुंह बंद करके रखो। रागिनी डिसअपॉइंटेड भरी नज़रों से माया को देखते हुए बोली। वो आपके देवर हैं। माया बिना किसी झिझक के बोली। मेरा सुगर डैडी भी है, अब चुप रहो। रागिनी घिन भरी नज़रों से माया को देखकर बाकी लोगों की तरफ चली जाती है। आलोक माया से बोला। क्या हो गया? माया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली। कुछ भी तो नहीं, चलिए अब हमें भी घर जाना चाहिए। आलोक माया की बात पर अपना सिर हिलाता है और बाकी घर वालों की तरफ चला जाता है। पुश्तैनी हवेली प्राइवेट जेट गार्डन में खड़ी हुई थी और सभी लोग गार्डन में आ चुके थे। मृत्युंजय का सामान भी आ चुका था और वो किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। रविंद्रनाथ महक को एक फ़ोन देते हुए बोले। तुम्हारा फ़ोन टूट गया था ना? महक रविंद्र की बात पर हैरान होते हुए बोली। आपको कैसे पता चला? वो तो मनाली में। शोभित आते हुए बोला। अब दे रहे हैं तो चुपचाप रख लो ना, सीआईडी क्यों बन रही हो? महक शोभित की बात पर मुंह बनाती है और सावित्री शोभित के कान को पकड़ते हुए कहती है। शोभित, वो तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, तुम इस तरीके से उससे बदतमीजी कैसे कर सकते हो? शोभित सावित्री की बात पर अपने कान छुड़ाते हुए बोला। दादी माँ, इस लड़की का दिमाग नहीं है एक भी, सिर्फ रिश्ते में बड़ी है, मुझसे उम्र में पूरे 3 साल छोटी है। रविंद्रनाथ शोभित को इग्नोर कर महक से बोले। महक, मुझे पता है कि मृत्युंजय थोड़ा अजीब है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। अपनी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, किसी भी हद तक जा सकता है। बात बात पर उसे गुस्सा आता है, लेकिन मैंने देखा है वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होता है। कभी उसे छोड़ना मत
और सबसे ज़रूरी, हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त ले लेना, लेकिन मृत्युंजय को छोड़कर मत जाना। महक रविंद्रनाथ की बात पर बोली, दादाजी सब लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो अलग ही इंसान है। लेकिन मुंबई में वो इतने सेल्फिश क्यों रहते हैं? रविंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, जब जिंदगी खुदगर्ज बन जाए तब इंसान को भी खुदगर्ज बनना पड़ता है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। सावित्री महक को एक ताबीज़ देते हुए बोली, इसे अपने हाथ में बांध लेना, जब खुशखबरी आए बच्चे की देखभाल करेगा। मृत्युंजय आते हुए सावित्री से बोला, ये सब बकवास है दादी माँ, बच्चे का ख्याल उसकी माँ और मेरा परिवार रखेगा, ये ताबीज़ नहीं। सावित्री मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर महक को ताबीज़ देती हैं और महक भी उसे रख लेती हैं। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़कर बोला, चलो शाम तक हमें वहाँ पहुँचना है। सावित्री मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, जय, तुम हमेशा बहू को सूटकेस की तरह उठाकर घसीटते हुए क्यों लेकर जाते हो? मृत्युंजय सावित्री की बात पर बोला, मुझे डर लगा रहता है दादी माँ, इतनी पतली दुबली सी है, कहीं हवा में उड़ गई तो, इसीलिए उसे मजबूती से पकड़कर रखना पड़ता है। एक बार फिर खुद के वेट के लिए इंसल्ट महसूस करते हुए महक अपना सिर झुका लेती है। रविंद्रनाथ मृत्युंजय की बात पर बोले, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी बीवी का वजन। मृत्युंजय शरारत भरी मुस्कान के साथ महक को देखते हुए बोला, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी, तो चलिए, जब मिलूंगा तब आपको मेरी बीवी अच्छी खासी हट्टी गट्टी नजर आएगी। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई भी विटामिन पाउडर नहीं पीऊँगी, अच्छा नहीं होता टेस्ट। मृत्युंजय को महक की बात पर इस बार हंसी आ जाती है। शोभित अपनी भाभी को देख रहा था, जो कि एक शैतान के पास फंस गई थी। मृत्युंजय जब भी डबल मीनिंग बातें करता, वो या तो कंफ्यूज हो जाती या फिर शर्मा जाती। शोभित मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, चले। मृत्युंजय अपना सर हिलाता है और महक को लेकर जेट में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी लोग फिर से हवेली के अंदर चले जाते हैं। मुंबई रेलवे स्टेशन। अमृत, वैशाली, लाखन और कुछ लोग और मुंबई पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन पर सारंग इंडस्ट्री का एड चल रहा था। वैशाली एड को देखते हुए बोली, काश ऐसा होता कि यहाँ आकर मैं भी इन लोगों से मिल पाती। साला कितने अमीर होते हैं दुनिया में लोग। अमृत वैशाली को एक नज़र देखने के बाद अपना दूसरा फ़ोन निकालता है, जो कि उसके बैग में था, और किसी को कॉल करने लगता है। कुछ देर बाद बात करने के बाद अमृत लाखन से बोला, आर यू श्योर कि तुम जाना चाहते हो हम लोगों के साथ? लाखन अमृत की बात पर बोला, हमको भेजा ही इसीलिए गया है ताकि हम वैशाली दीदी का ख्याल रख सके। वैशाली लाखन की बात पर बोली, हमरे बाप लगते हो का बे, जो तुम हमारा ख्याल रखोगे, मामा ने भेजा, अब तुम यहाँ से जाओ, अब हम अपने पति के साथ रहेंगे। लाखन वैशाली की बात पर बोला, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, वरना काका हमको मार डालेंगे। वैशाली लाखन को आंख दिखाते हुए बोली, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो हम तुमको मार डालेंगे। अमृत इरिटेट होकर बोला, तुम लोगों का मरना मारने वाली बात करनी है ना, सो प्लीज़ गो समवेयर फोर्स अवे, मेरा दिमाग खराब मत करो। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, पति हो इसीलिए तुम अभी 2 पैरों पर खड़े हो, वरना बताती मैं तुम्हें। अमृत घूर कर वैशाली की तरफ देखता है कि वहाँ पर राजीव भागते हुए आता है और गहरी सांसें लेते हुए कहता है, अमृत ब्रो शुड हैव टोटल बिफोर कमिंग। इस तरीके से हार्ट अटैक मत दिया कर। और मृत्युंजय और बाकी लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने कहा कि शाम तक पहुँच जाएंगे। अमृत राजीव की बात पर बोला, आई थिंक दे आर कमिंग बाय जेट, मैं असम नहीं पहुँच पाया। राजीव हैरान होते बोला, व्हाट आर यू मीन कि नहीं पहुँच पाए? तुम 2 दिन से क्या कर रहे थे? वैशाली सामने आते हुए बोली, हमसे शादी कर रहा था। राजीव अपनी आंखें बड़ी करके कभी अमृत को देखता तो कभी वैशाली को। मृत्युंजय की जिंदगी से कोई भी दिक्कत इतनी आसानी से जाने से रही
और क्या मृत्युंजय का कोई भी बीता हुआ कल है जिस बारे में सभी बात कर रहे हैं? वैशाली नाम की तूफान आ चुकी है मुंबई। क्या होगा हाल अमृत का सारंग परिवार चलकर? क्या एक बार फिर सारंग परिवार में तहलका होने वाला है? अमृत के साथ क्या होगा जानने के लिए बने रहिए और कमेंट कर दो भाई। कमेंट करके बताना जरूर कि आपको चैप्टर कैसा लगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में।